नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे बस और ट्रक चालक केंद्र के आश्वासन के बाद बुधवार से वापस काम पर लौट आए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ट्रक और बसें चलना शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं स्कूल कॉलेज वाहन, ऑटो रिक्शा, बसें नहीं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ ट्रक चालकों ने सोमवार को देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में भी साल 2024 का पहला दिन बस के मुसाफिरों के लिए मुश्किल भरा दिन रहा। इस दौरान केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में खासा आक्रोश दिखाई दिया। इस कानून के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके खिलाफ यूपी के रोडवेज बस ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया था। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्राइवरों ने रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया। डिपो से रोडवेज बसें नहीं निकली। बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम के दूसरे दिन परिवहन निगम अधिकारियों और यूनियन के प्रयासों से रोडवेज का संचालन शुरू करा दिया गया। सुबह 10 बजे तक यात्री रोडवेज बसों के लिए परेशान जरूर रहे, लेकिन उसके बाद सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। रोडवेज बसों का संचालन तो शुरू हो गया, लेकिन प्रत्येक रूट पर बसों की संख्या कम रही, जिससे यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। सुबह सुबह बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। यात्रियों को अपने गंतव्य को जाने के लिए बसों का घंटों इंतजार करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ABC न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आप हमारे यहाँ चल के आए हैं। नियम सर जी लगातार तो अब ये पता चला है कि भी संशोधन होगा, ये नियम उसके बाद लागू होगा। इसके तहत जो है कि ड्राइवर लोग को थोड़ा राहत हुआ कि अभी नियम नहीं लगा है, तो अपने अपने काम पे लौटे हैं। बसें चल रही हैं आप जी सर, ये लागू होने का मतलब यही है कि मतलब कह रहे हैं अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके अगर भाग गया तो 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया उसको जुर्माना देना है। क्या चाहते हैं आप लोग, नियम ना लागू हो? सर, अगर नियम चाहते हैं लगे, जैसे सऊदी दुबई में नियम है कि जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है तो सामने वाला उतर के आते हैं, पहले हाथ मिलाते हैं कि आपको कुछ हुआ। यहाँ की पब्लिक पहले मानना शुरू करेगी। लगे हमको भी अच्छा कि लग जाए, लेकिन जो पब्लिक क्यों आ रहा है, पब्लिक पर भी तो लगना चाहिए कि पब्लिक अगर ड्राइवर को मारती है या कुछ भी करती है तो उससे भी लागू होना चाहिए। लगे नियम हमको सही है लगे, लेकिन यहाँ की पब्लिक को मतलब वो होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए कि एक्सीडेंट ड्राइवर कर दिया है, खड़ी किया है, तो उसको जैसे बाहर में जो है नियम है उसको हाथ मिलाते हैं, उसका व्यवहार करना चाहिए। लग जाना कोई बात नहीं है। बीता वर्ष 2023 आजमगढ़ पुलिस के लिए काफी बेहतर रहा। जनपद पुलिस न सिर्फ अपराध नियंत्रण में सफल रही, बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई में भी पुलिस ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद आजमगढ़ में अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। 2023 में पूर्व की वर्षों की अपेक्षा लूट, हत्या, बलवा और हत्या के प्रयास में कमी आई है। उन्होंने बताया कि लूट में 40% की कमी आई है। हत्या के प्रकरण में 2022 में 42 हत्या हुई थी, जबकि 2023 में 36 हत्या के मामले सामने आए। इसी प्रकार बलवा में 88% की कमी आई है और हत्या के प्रयास यानी 307 के मामलों में 25% की कमी आई है। अपराध के सापेक्ष अपराधियों पर जो कार्रवाई की गई है, उनमें 395 अपराधियों की हिस्ट्री सीट 2023 में खोली गई है। 2022 में 302 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई थी। गैंगस्टर एक्ट में 146 प्रकरणों में 618 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार से गुंडा एक्ट में 993 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। शस्त्र अधिनियम में 496 प्रकरण है जो 2023 में पंजीकृत किए गए हैं। NDPS एक्ट में 114 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
इसके साथ ही सत्यापन के अभियान में 10 वर्षीय लुटेरे 10 वर्षीय चोरी नकाबजनी के अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। 2024 में लूट, चेन स्नैचिंग और चोरी के मामलों में पूर्व में शामिल अभियुक्त हैं और उसके साथ साथ गौवध जैसे अपराध में शामिल अपराधी हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस लगातार ऐसे प्रकरण चिन्हित कर रही है जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सके। एसपी ने बताया कि इस वर्ष इस बात पर पुलिस फोकस करेगी कि 14(1) के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट के पिछले 2 साल में 300 मुकदमे में दर्ज हुए हैं, इन 300 मुकदमा में लगभग 1800 अभियुक्त शामिल है। इन अभियुक्तों की प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गई है। प्रत्येक थानों के लिए अपराधी द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको प्रॉपर तरीके से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जब्तीकरण का आदेश होने पर जब्त करे, ताकि जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो अपराध संपत्ति अर्जित करते हैं उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। जनपद पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पर नियंत्रण और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। इस दौरान जब हम लोगों ने समीक्षा की है तो वर्ष 2023 में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा हमारे मुख्य अपराध लूट, हत्या, बलवा और 307 में कमी आई है। उदाहरण के तौर पर लूट में लगभग 40% की कमी आई है वर्ष 2023 में पिछले वर्ष की अपेक्षा। हत्या के प्रकरणों में 2022 में 42 हत्या थी, 2023 में 36 हत्या के प्रकरण सामने आए हैं। इसी प्रकार बलवा में 88% की कमी पिछले साल आई है पूर्व के वर्षों के अपेक्षा, और 307 जो हत्या का प्रयास है उसमें भी लगभग 25% की कमी, 1/4 मामलों की कमी आई है। इसके सापेक्ष जो कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा की गई है, 395 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इस वर्ष 2022 में 302 अपराधियों की खोली गई थी। गैंगस्टर एक्ट में 146 प्रकरणों में 618 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट किया गया है। इसी प्रकार से गुंडा एक्ट भी 993 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। शस्त्र अधिनियम में 496 प्रकरण है जो वर्ष 2023 में पंजीकृत की गए हैं। एनडीपीएस में 114 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और इसी प्रकार से अन्य जो सत्यापन के हमारे अभियान है, 10 वर्षीय लुटेरे, 10 वर्षीय जो चोरी नकबजनी के अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस वर्ष भी इसी तरीके से खास करके जो लूट, चेन स्नैचिंग या चोरी के मुकदमों में पूर्व के शामिल अभियुक्त हैं और उसके साथ साथ गोवध जैसे अपराधों में जो शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग लगातार ऐसे प्रकरण चिन्हित कर रहे हैं जिसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके, और एक और फोकस इस साल रखेंगे जिसमें 14(1) के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट के हमारे लगभग पिछले 2 साल में 300 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन 300 मुकदमों में लगभग 1800 अभियुक्त शामिल हैं। तो इन 1800 अभियुक्तों की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त कराने पर फोकस रहेगा। इसके लिए ऑलरेडी हर थाने पे एक टीम गठित की गई है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसको चिन्हित करने के लिए और उसको फिर प्रॉपर माध्यम से डीएम साहब के यहाँ से जब्तीकरण का आदेश कराते हुए जब्त करने के लिए, ताकि जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो अपराध से अपना आय अर्जित करते हैं उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। आजमगढ़ के देवगांव थाना में 31 दिसंबर को ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह उर्फ सोनू पुत्र अरविंद कुमार सिंह, ग्राम चिलबिला, थाना महनाजपुर, जिला आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी। प्रदीप और सतीश सिंह के इशारे पर राममिलन सिंह व फरीद तथा एक अज्ञात द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सभा सिधारी धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू के पास जाकर गाली देते हुए, तमंचा से धमकाते हुए कहा कि सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करो या तो 1 लाख रुपया दो, तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अलग अलग तरीके से धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा की जा रही है। आज 3 जनवरी को सुबह करीब 7:45 पर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त फरीद अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम पलहना बाजार थाना देवगांव, राममिलन सिंह पुत्र चंद्रिका सिंह निवासी ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, वेशो नदी पुलिया ग्राम पवनी खुर्द से हिरासत में पुलिस ले लिया। आजमगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस का बुधवार को दिन में सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने निरीक्षण कर यहां पर शव रखने की व्यवस्था के साथ ही शव को ले जाने के रास्ते की स्थिति को देखा। पोस्टमार्टम हाउस के पिछले हिस्से में शव ले जाने के लिए पक्के रास्ते के साथ रैंप का निर्माण कराया गया है। सीएमओ ने कहा कि वह यहां पर नए बने मार्ग और रैंप को देखने आए थे। कार्य पर संतुष्टि जताते हुए सीएमओ ने कहा कि पहले शव को पिछले हिस्से में ले जाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। इंटरलॉकिंग एंड से अब नए बने रास्ते व रैंप से शव को भवन के पिछले हिस्से में ले जाने में सुविधा होगी। सीएमओ ने पुलिस के द्वारा लाए गए शव के रखने के स्थान को भी देखा। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा जिला अस्पताल प्रशासन के जिम्मे है और अन्य सीएमओ के अधीन है।
शव रखने के लिए बने कक्ष को भी मरम्मत कराने का उन्होंने भरोसा दिया। सुनते हैं सीएमओ ने क्या जानकारी दी। इसमें यहाँ थोड़ी दिक्कत थी, पीछे जो हमारी डेड बॉडी रखी जाती थी वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, तो इसको हमने रास्ते का निर्माण करवा दिया, रैंप भी बनवा दिया जिससे लोगों को सुविधा न हो, बॉडी फ्रीजर तक आराम से जा सके। अच्छा, इसी के लिए आपने ये दिशा निर्देश कुछ दिए हैं आज? इसलिए कुछ कमी रह गई थी या ये कार्य करा दिया, कार्य का अवलोकन करने के लिए आए थे कि क्या स्थिति है, तो ये निर्माण कार्य हमारा पूरा हो गया है, सड़क बन गई, पीछे के साफ सफाई हो गई, तो अब लोगों को सुविधा नहीं होगी। हाँ, तो मतलब जैसे पूरा संतुष्टि है, जिस तरीके से कार्य हुआ है, जो चाह रहे थे वो हो गया। ठीक है। अयोध्या में जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजित होंगे। इसी के तहत ग्राम जाफरपुर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। ग्राम में पूजित अक्षत कलश यात्रा लगभग सुबह 11 बजे बैंड बाजों व जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ निकाली गई। यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलशों की भव्य व दिव्य कलश यात्रा का मार्ग में कई स्थानों पर राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर और प्रभु भगवान श्री राम जी की आरती कर स्वागत किया। इस दौरान सभी राम भक्तों ने लोगों से विनती की कि वे 22 जनवरी को दीप उत्सव मनाएं। अयोध्या नहीं पहुंच सके तो अपने घर द्वार पर दिए जलाएं। संघ परिवार की तरफ से यह यात्रा आजमगढ़ के अंदर निकाली गई है। आजमगढ़ के 2200 ब्लॉक में यह यात्रा जाएगी और हर ब्लॉक में एक एक रथ बने हुए हैं। सारे ब्लॉकों में न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर इकाई बनी हुई है। जो 22 जनवरी को प्रभु रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, हम एक एक हिंदू के घर जाकर के उसको अच्छत देंगे, एक पत्रक देंगे और एक प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का कार्ड देंगे। उस पर उस मंदिर का चित्र छपा हुआ है। इसके माध्यम से हम निमंत्रण देंगे कि आप सभी लोग 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनिए। 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके लिए अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के अंदर अयोध्या जैसा माहौल बनाइए, प्रभु रामचंद्र जी की आरती करिए, कम से कम 5 दिए जला करके दीपावली का जश्न 22 जनवरी को मना। ये हमारी यात्रा 31 तारीख से प्रभात फेरी पूरे ग्राम सभा जाफरपुर में, जो आजमगढ़ के हम लोग मूल निवासी हैं, ये सती अनसुईया के तीनों पुत्र चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी की तपोस्थली है और अवंतिकापुरी की स्थली है। और हम लोगों की प्रभात फेरी राम धुन जागरण में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके बारे में जनता को जागरूक करते हुए जय श्री राम और जय सिया राम, जय जय सिया राम का नारा लगाते हुए 31 तारीख से सुबह 6 बजे से निकलती है टोली, 8 साढ़े 8 बजे ब्रह्मचारी मंदिर पर समापन हो जाता है। और आज रथ आया था राम जन्मभूमि से, जिसका जो हमारे गांव में पूरा जाफरपुर में घूमा है। कल भी रथ आएगा और इसके लिए हमारे समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए। आपने राम की शुभ वेला में इतना अथक प्रयास करके हमारे ग्राम सभा में पधारे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं का मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, 500 वर्षों की तपस्या के बाद श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है। हम ग्रामवासी को परम सौभाग्य मिला है कि प्रभु श्री राम के कार्य में हम लोग अपना समय का योगदान कर रहे हैं। 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या न जा पाएँ, सभी लोग अपने क्षेत्र में दिवाली की तरह दीप प्रज्वलित करके घर में पूजा पाठ करें। श्री राम का जन्मभूमि का अच्छे ढंग से पूजा पाठ करें, सभी नगरवासियों का सहयोग करें। जय जय श्री राम। हर्ष और खुशी का माहौल है। 22 जनवरी का हम लोग घर घर जाके सबको जागरूक कर रहे हैं कि उस दिन आप दीप जलाएं, मंदिर ना जा सकें तो अपने घर के मंदिर को ही सजाएं। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भगवान मेरे इतने करुणा निधान है प्रभु रामचंद्र की, जैसे जब भगवान जन्म लिए थे अयोध्या दशरथ महल में, तो भगवान सूर्यदेव जो है कि 30 दिन तक ऊपर ही रह चुके हैं, मतलब रात नहीं आ रही थी। तो भगवान सूर्यदेव चंद्रमा जो है कि बहुत निवेदन किए कि प्रभु हमको भी दर्शन दीजिए। तो जब भगवान सूर्यदेव के बाद चंद्रदेव आए तो प्रभु से कहें प्रभु इतना विलम्ब क्यों? तो भगवान मेरे कहें कि मैं तो करुणा निधान हूँ और आपको मैं अपने नाम में सदैव के लिए वास करूँगा। तो प्रभु का नाम रामचंद्र, लास्ट में जो रामचंद्र है वो चंद्रमा जी का ही
जो था उसी के प्रताप से भगवान ने अपना नाम को रखा। और जो रात की लालमी कालापन होता है, प्रभु ने उनको भी आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा सांवला ही रहूँगा। तो मेरे प्रभु हमेशा करुणा निधान है और वो सबके हैं, सर्व समाज के हैं। तो मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जय घोष के साथ प्रभु रामचंद्र की, अयोध्या धाम की, सभी नगर वासियों की, 22 जनवरी की। आज हम लोग जो है ये अयोध्या धाम से रथ आया था। मैं विभाग प्रचारक जी सत्येंद्र जी भाई साहब और ओम प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने शुरुआत जो है इस रथ यात्रा का जो प्रारंभ हमारे गांव से ही हुआ है, इसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मेरा ये सबने निवेदन है कि अगर हम 22 जनवरी को अयोध्या न जा सकें तो हम अपने गांव क्षेत्र में भंडारा करें, प्रभु कीर्तन करें और जो भी गरीब दिन दुखिया हैं उनकी सहायता करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय। आज हम लोग 30 तारीख से जो है प्रभात फेरी डाल रहे हैं। आज चौथा दिन है। रथ यात्रा अयोध्या से आया है। 22 जनवरी के प्रचार में जो है प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जी का होने वाला है। उसके जागरूक करने के लिए जो है पूरे गांव में जो है हम लोग पूरा में जो है वो कर रहे हैं, जो है प्रभात फेरी डाल रहे हैं। जो है यही सबसे 22 जनवरी की सबसे निवेदन है कि अपने मंदिर के आसपास जो है सब में दीप महोत्सव करें, जो है अपने घर में दीप महोत्सव करें। जो है खुशियाँ है, जो है प्रभु श्री राम का जन्मभूमि बन रहा है, जो है इसमें मिठाई बांटे, एक दूसरे का मदद करें। सबसे यही निवेदन है कि हाथ जोड़ करके जो है प्रभु श्री राम का जो है 22 जनवरी के बाद जाकर के दर्शन करें। जो है ये सौभाग्य जो है हम लोग के रहते हुए मिला, बहुत बड़ी कृपा है प्रभु श्री राम जी की। जो है देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती बुधवार को अत्यंत धूमधाम से मनाई गई। जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान लोगों ने उनके शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय और उल्लेखनीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि देश में जब तक गरीब, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे तब तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को भारतीय समाज का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि हर जाति, धर्म, वर्ग के समाज को समस्त भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी महान विभूतियों को जाति और धर्म की परिधि तक सीमित नहीं किया जा सकता। सावित्रीबाई फुले का जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुकरणीय और आदर्श है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ऐसी विभूति के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा भारत रत्न की मांग की गई थी। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। माली समाज ने कहा कि सरकार को हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले के नाम से एक बालिका विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। इससे समस्त नारी जाति का सम्मान बढ़ेगा। भारत राष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव 3 जनवरी को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा माली समाज को माली पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले माली समाज में पैदा थी और सब उस व्यवस्था में पैदा थी जब देश में कोई भी संकट आता है तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। उसी समय जब यह व्यवस्था थी नारी शूद्रो नाध्यताम, उस समय हमारे बीच में छोटे से जातियों को पढ़ाने के लिए भगवान ने माता सावित्रीबाई फुले को पैदा किया और माता बाई सावित्री फुले पैदा हुई। और नारियों के लिए सबसे पहले 1818 में उन्होंने विद्यालय जो है उन्होंने खोला नारियों के लिए। मनुस्मृति में पहली लाइन लिखी है, नारी शूद्रो नाध्यता, नारी शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। यदि माली समाज की जात की स्त्री न होती तो ये पैदा न होती तो किसी जात की ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, चारों वर्ण की कोई नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय माली समाज में पैदा सावित्रीबाई फुले ने बहुत संघर्ष करके बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन संघर्ष करके उन्होंने माली समाज की नारियों को पढ़ाने का काम किया, नारियों का उत्थान का काम किया। और उन्होंने अगर वो न होती तो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी न हो पाती, इस देश की मायावती मुख्यमंत्री न हो पाती और इस देश की जो है
इस देश का जो है सुषमा जी भी या कोई भी महिला SDM अधिकारी, IAS PCS अधिकारी या देश की नेता नहीं हो पाती, न पढ़ लिख पाती। यह माली समाज की देन है। माली समाज की बेटी माली समाज में पैदा होकर के इस देश की इतने आगे बढ़ाया। लेकिन माली समाज के लोगों की आज दयनीय स्थिति है। आज जो है यदि महात्मा ज्योतिराव फूले इनके पति पैदा न होते, इस देश के प्रधानमंत्री जो है इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी नहीं बन पाते, क्योंकि वो शुद्ध समाज के हैं। वो भी छोटी जात OBC के लोगों को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। साहब महात्मा ज्योतिराव फूले ने, अंबेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले शूद्रों को पढ़ाने का काम किया और पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया कि आज अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री होते हैं। नरेंद्र जो है बैकवर्ड से आज प्रधानमंत्री किसकी देन है? महात्मा ज्योतिराव फूले की देन है। लेकिन उस समाज के लोग, माली समाज के लोग आज चट्टी चौराहे पर माला फूल बेचते हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनको बसाया गया है, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं और कोई भी उनकी व्यवस्था नहीं है। और देश में माली पद बना हुआ है जो माली जातियों के लिए है, लेकिन माली जात के लोग उस पद पर एक भी नहीं है। इसलिए माली जात के लोगों को उस पद पर आरक्षित किया जाए। माली जात के लोग हैं तो अच्छी शिक्षा करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति का ऑफिस हो या प्रधानमंत्री का हो या वन विभाग हो, सब जगह माली समाज के लोगों को माली पद के लिए जगह होती है। तो हमारी आज ये जयंती के द्वारा आज माली समाज मांग करता है कि हमको एक पद दे दिया जाए, पूरे इंडिया में, भारत में एक पद दे दिया जाए, माली जात को माली पद के लिए दे दिया जाए, इसलिए हमारी हो सके। और मैं आह्वान करता हूं अपने समाज के लोगों को कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार बंधुओं का भी, अपने माली समाज लोगों का, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिवाजी शाखा द्वारा सामाजिक संगठन के सहयोग से आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जन जागरण एवं आमंत्रण हेतु अक्षत एवं पत्रक चित्र का वितरण पुरानी सब्जी मंडी, खत्री टोला एवं कुर्मी टोला के क्षेत्र में सभी परिवारों में किया गया। अक्षत के माध्यम से आग्रह किया गया कि आगामी 22 जनवरी को अपने परिवार में अपने बगल के मंदिर में, देवस्थान पर जाकर हरि कीर्तन, सुंदरकांड, रामायण पाठ, भोज भंडारा समेत उत्सव के रूप में मनाएं। साथ ही साथ 22 जनवरी को रात्रि 9 बजे सभी लोग अपने घर में दीप जलाए, छत पर जाकर शंख घंटी घड़ियाल सहित ध्वनि के साथ अपना उत्साह प्रकट करें एवं आतिशबाजी दीपावली के रूप में उत्सव को मनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरीश सेठ, आलोक, राजकुमार, शीतल, राधा मोहन, शंकर खत्री, ओमकार, आनंद, अनिकेत, विक्रम पटेल, अजय गुप्ता, पंकज गुप्ता, संतोष गोलवारा, सागर मोदनवाल सहित भारी संख्या में सामाजिक संगठन के लोग वितरण में लगे रहे। अक्षत वितरण कार्यक्रम के संरक्षक अजय अग्रवाल ने बताया कि नगर को 15 सेक्टर में बांटा गया है और 25 कार्यकर्ताओं की टीम लगातार इसमें लगी हुई है। सुनते हैं अजय अग्रवाल ने क्या जानकारी दी। जैसा आप सबको विदित है कि 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित है। उसके लिए प्रत्येक भारत में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक मोहल्ले में घर घर अक्षत वितरण के माध्यम से ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप अपने परिवार में, अपने बगल के मंदिर में उस दिन उत्सव के रूप में आवें। निमंत्रण है, चाहे रामायण पाठ करें, कीर्तन करें, उत्साह मनावें और शाम को दीपावली कम से कम 5 ज्योति जरूर जलावें और अधिक से अधिक संख्या में लोग इस उत्साह को पूर्ण रूप से सहभागी बने। उसी कड़ी में आजमगढ़ नगर में पूरे नगर को 15 सेक्टर में बांटा गया है और सभी सेक्टरों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक परिवारों में अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी के तहत आज शिवाजी शाखा, ये सब्जी मंडी, खत्री टोला, कुर्मी टोला वार्ड में आज कई परिवारों में जाकर के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में उत्साह के साथ अक्षत वितरण किया, पत्रक दिया और आह्वान किया कि आप सभी इस समारोह में सपरिवार पूरे उल्लास के साथ उपस्थित रहें। उत्तर भारत के किसान मजदूर संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने देश के सभी प्रकार के संसाधनों को देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचने की नीति के तहत काम किया है। पिछले 10 वर्षों तक भाजपा सरकार पिछली सरकारों से आगे बढ़कर देश की जमीन और कृषि क्षेत्र पर कब्जा करने की नीति के तहत काम कर रही है। अपने धरने प्रदर्शन के उपरांत संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप महामहिम राष्ट्रपति से मांग है कि सभी फसलों की खरीद पर MSP गारंटी कानून बनाकर फसलों के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिया जाए, सरकार द्वारा फसल बीमा योजना लागू की जाए,
गन्ना का मूल्य 500 रुपए प्रति कुंटल घोषित किया जाए। गन्ना किसानों को तत्काल पर्ची की व्यवस्था व घटतौली पर रोक लगाई जाए। MSP गारंटी कानून लाया जाए। 60 वर्ष से ऊपर किसानों, मजदूरों व खेती पर निर्भर रहने वाले काश्तकारों को 10,000 रुपए मासिक वृद्धा पेंशन दी जाए। सिंचाई हेतु नहरों में तत्काल पानी दी जाए। छुट्टा पशुओं तथा जंगली पशुओं से किसान की फसल बचाई जाए। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 15,000 रुपया किया जाए। जिन लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है उनको मुफ्त बिजली दी जाए और किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दी जाए। क्योंकि गन्ना की पर्ची का सवाल है, धान क्रय केंद्र है, नहर का पानी है, बिजली है, ये खाद है, बीज है। खाद आज चल कर देखिए समय पर खादें नहीं है। जो प्राइवेट इफको कंपनी की खाद है जो कि 1300 रुपया 1350 रुपया दाम है, 1450 का बेच रहा है दुकानदार। अब कहने पर मारपीट करने को तैयार है। सरकारी गोदामों में खादें नहीं मिल रही है, नहर का पानी नहीं आया। अब सिंचाई बोआई की ख़त्म हो चुकी है। गन्ना पर्ची जो किसान ओरिजिनल गन्ना बोया उसके नाम से कोई पर्ची नहीं है। हम 3 बीघा खुद बोए, हमारे पास एक पर्ची गई मात्र मेरे नाम से। अब पीढ़ी की गन्ना तमाम है, यहाँ छोटा मोटा किसान है, पीढ़ी लाद करके गेहूँ बोता है। अब गेहूं के बाद फिर गन्ना बोता है, पीढ़ी पड़ी रह गई, तमाम चूहा काट रहे हैं, तमाम गन्ना सूख जा रही है। ये मिल वाले कोई सुनवाई नहीं करते। इनकी पर्ची की अपील करिए तो कहते सीधे जाइए जोगी बाबा के यहाँ, वहाँ कहिए हमसे क्या मतलब है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी किसानों की पर्ची आवे और इनकी पीढ़ी लाद करके कम से कम वो बोआई कर लें, नए गेहूँ पैदा हो तो कम से कम भूसा तो हो जाए जो पशु खाने के लिए। हम जोगी बाबा के हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। ये चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी इतना लापरवाह है। खेती फील्ड हम लोगों के नाम नापी जाती गन्ना और दे देते हैं माफियों जो गन्ना लोग खरीदते हैं। हम लोग फेल हो जाते हैं गन्ना लेकर, औने पौने दाम में 150-200 रुपये गन्ना के रेट से वो खरीदने वाले खरीद रहे हैं और किसान ओरिजिनल परेशान है। कटौती घटतौली हो रही, घटतौली तौलने के बाद भी 2 कुंटल फ्री टाली पाछे वो कांटा इंचार्ज ले लेता, कहता हमारा घाटा रही है, कांटा नंबर 1 पे जा रहा तो हम कहाँ 2 कुंटल दे दीजिए। जो किसान नहीं देता उसको नहीं मिलता है। बस इतना कहना है। अब इसके लिए अगर ये नहीं सुनवाई हुई 500 रुपया कुंटल तो हम लोग उसके 500 रुपया गन्ने की मांग मांगी गई है। ये कई सूत्री मांग है, ये पूरे देशव्यापी आंदोलन है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे केरल से लेकर तमिलनाडु से लेते हुए जम्मू कश्मीर, अब गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक ये चलाया जा रहा है आंदोलन। आज के दिन हर जिले जिले में चल रहा है। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जफ्फरपुर आजमगढ़, सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ जो CBSE से 10+2 तक एफिलिएटेड है, CBSE से संबद्ध है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिया जो स्टेट बोर्ड से संबद्ध है और सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिवंडी थाने महाराष्ट्र जो स्टेट बोर्ड से संबद्ध है और जल्द ही CBSE से मान्यता मिलने वाली है की तरफ से मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को, स्टाफ को, छात्र छात्राओं को, सभी अभिभावकों को तथा आजमगढ़ और पुणे के सभी सम्मानित प्रशासनिकगण, अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, वासियों को, इसके साथ साथ CBSE के नई दिल्ली के सभी अधिकारीगण को, इलाहाबाद CBSE के सभी स्टाफ को और पुणे के सभी स्टाफ को तथा जनपद आजमगढ़ और जनपद थाने के सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और स्टाफ को विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस भारत देश को आगे बढ़ाने में आप अपना पूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सर्वोदय इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी जनपदवासी और सभी प्रदेशवासी प्रबंधक साथियों को पूर्व में जो है 2023 सकुशल समाप्त होगा और 2024 में आने वाला सभी के जीवन में खुशहाली लाए और सभी लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। हमारी सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं अपने मिशन अस्पताल परिवार, शिवालिक परिवार, मिशन कॉलेज परिवार की तरफ से
तथा अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस नए वर्ष में 2024 में 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर बन रहा है और उसी दिन की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मैं आप सभी जनपदवासियों से निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी के दिन ऐसा वातावरण बनाएं जिससे सनातनी परंपरा का उत्सव एक बन जाए। सभी लोग अपने घरों को सजाएं, तोरण द्वार बनाएं, लोग राम नाम का कीर्तन करें, भंडारा करें। एक ऐसा वातावरण बने जिसमें ये पता लगे कि हमारी सनातनी परंपरा का एक बहुत ही पुराना इतिहास जो है आज आकर के हमारे सामने खड़ा हो रहा है। हमारी 500 वर्षों की सनातनी परंपरा जो राम मंदिर की लड़ते रहे आज हमारा साकार हो रहा है। और इस उत्सव पर मैं सबको भगवान श्री राम के मंदिर का भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ ही 9 वर्ष का भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से आप सभी जनपद वासियों को अपने अस्पताल की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ये हमारी कामना है। और नई उम्मीद के साथ, एक नया उमंग के साथ नया साल की शुरुआत करें। पुराने साल में जो भी हुई उसको भूल करके और एक नया इनिशिएटिव लें, नया प्रोग्रेस लाइफ में लाएं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले साल में आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ रहें। पुनः रामा सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल से जनपद वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। नया साल सबके जीवन में खुशहाली लाए, देश में अमन चैन हो, शांति हो और सबको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट हो, कहीं उन्माद न हो। और सरकार का इसमें हम विशेष तौर से सहयोग चाहेंगे कि व्यक्तियों के जीवन को खुशहाल करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएं उनमें विशेष तौर से आम आदमी को, गरीब आदमी को केंद्र में रखकर बनाएं ताकि महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों पर लगाम लग सके और सबके जीवन में खुशहाली आए। 9 वर्ष के शुभ अवसर पर मैं पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। उनके जीवन में हंसी खुशी खुशहाली बरकरार रहे, ऐसी मेरी कामना है। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section